मतलब मेरे जो पैसे है ना बैंक में, जल्दी से भागते हैं बैंक में और जाके पैसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जब ये शोर मचा कि बैंक के पास पैसे नहीं है, ये शोर किसी ने कर दिया पैसे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बढ़िया? चलिए जी, अगर नहीं भी है तो अभी टॉपिक पढ़ के बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे आप, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जो हमारी क्लासेस आपको जो कंटिन्यूएशन में दिखेगी वो क्लास बहुत ही अप्लाइड क्लासेस हैं। जैसे आप सपोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, आप सपोज न्यूज देखे, आपने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी देखी, लेकिन अभी तक आपको पॉलिसी समझ में नहीं आती है, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है पॉलिसी ना समझने का? क्योंकि वो टर्म से आप अवेयर नहीं है, अवगत नहीं है। अब जो क्लासेस है बच्चों, वो इतनी प्यारी क्लास है कि इससे आप जो भी घटनाएं घट रही होगी हमारी सिचुएशन में, वो आप आराम से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहां से आपकी जर्नी होती है इकोनॉमिस्ट बनने की शुरू, ठीक है। चलिए, आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा जी। तो सर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है आज, ठीक है। हम ऐसे कोई चैप्टर नहीं कर रहे पर्टिकुलर कि आज हमने कोई चैप्टर स्टार्ट कर लिया। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या होगी, ठीक है। देखिए जी, हमने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी। एज पर न्यू सिलेबस हम 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में पढ़ते हैं, राइट। तो हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे थे तब हम डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे थे माइक्रो और मैक्रो के बीच में, वो हम फिर जानेंगे और एफिशिएंसी से जानेंगे, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैक्रो, बेटा मैक्रो का मतलब क्या होता है? जब भी कोई अप्रोच इंडिया के लेवल में होगी, जैसे हम लोग इंडिया, भारत, प्यारे भारत में रहते हैं, तो हम लोग इंडिया को कोट करेंगे। जब भी कोई कंटेक्स्ट, जब भी कोई टॉपिक पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंस रखेगा, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डालते हैं। जैसे आपके घर में कोई घटना घटी, ठीक है, सिर्फ आपके घर में घटना घटी, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के अंदर आया। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना घट गई तो, जैसे कोई डिजास्टर आ गया, कोविड आया था, अभी भी कोविड चल रहा है, राइट। तो अभी फिर से कोविड की वेव थोड़ी थोड़ी दिखती है अपन को। ये जो टॉपिक्स है वो पूरे इंडिया को अफेक्ट करता है, राइट, पूरी कंट्री एज अ होल अफेक्ट करता है। तो ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं उसे हम मैक्रो की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, अभी समझते हैं इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों कहते हैं और हम इससे क्या सीखेंगे, और 12th क्लास में हमारे कौन से चैप्टर होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है बच्चों। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसे इसलिए कहते हैं कि आप जब भी इनकम की बात करते हैं या रोजगार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड की तो बात नहीं करते, ठीक है। सिर्फ आपके घर की तो बात नहीं है, सिर्फ मेरे घर की तो बात नहीं है। जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हम लोग जब कुछ भी बात कहते हैं तो हम बोलते हैं भाई आपकी तो पार्टी में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुआ है। यूएसए में आप देखिए, यूएसए में इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट पे फाइट होती है, ठीक है, वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है कितना ज्यादा। तो आप क्या, जब आप एम्प्लॉयमेंट को कोट करते हैं तो नेशनल लीडर को कोट करते हैं। यहां से आप कनेक्ट करिए, नेशनल लीडर क्या है? पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना फॉर इकोनॉमी बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी फोकस ऑन जीडीपी। हम लोग सोचते हैं ना, ग्रोथ पढ़ते हैं हम, जीडीपी पढ़ते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई जीडीपी? छोड़ देते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है भाई, छोड़ देते हैं, राइट। जीडीपी का क्या मतलब मेरे को देखिए, जीडीपी, ग्रोथ, ये सब डेवलपमेंट, ये सब जो टर्म्स हम लोग बात करते हैं, जिसे हम करेंगे भी आने वाले टाइम पे, उसकी इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि इंडिया के पास इतने पैसे आ गए। अरे पैसे आ गए तो क्या हो गया, लोगों के पास रोजगार भी तो होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी तो होना चाहिए। अब सोचो मेरे पास बड़े सारे पैसे आ गए,
मैंने ना पैसे रख लिए अपने रूम में भर के, लेकिन वो पैसे लोगों के पास पहुंचेंगे तब तो फायदा होगा। और लोगों के पास पैसे कैसे पहुंचते हैं? एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। वो मेरे लिए काम करेंगे और मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। तो एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट इतना आसान है देना? जी नहीं। एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रोथ नेसेसरी है, ठीक है। ऐसे आप नहीं कह सकते। आप अगर आप ये बोलो कि ग्रोथ लेट्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही, ये भी सही बात नहीं है, ठीक है। और आप एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटना बोलो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी ग्रोथ हो रही है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती ही रहेगी। कैसे जी? अरे आप ऐसा समझो कि मेरे पास सारे पैसे एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, करप्शन फॉर एग्जांपल, करप्शन में पैसे सारे एक्यूमुलेट हो गए और पैसे मैंने इकट्ठे करके रख लिया, मैं लोगों को दे ही नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं लोगों को एम्प्लॉय करूंगा तब तो मेरे से पैसा कहीं पे जाएगा, नहीं तो मेरे पास पैसे पे पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और गरीब और अमीर के बीच की दूरी और भी ज्यादा फर्क करेगी, गल्फ में आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज वाई वी से कि एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कौन सा फिनोमेना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का फिनोमेना है। मैक्रो डील्स विद एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। बच्चे यहां पे जो इनकम है ये ध्यान रखेंगे, ये पूरे इंडिया की इनकम है, आप इसे नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। दिस इज नेशनल इनकम, ठीक है। हमने थोड़ा थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा। वो सारी घटनाएं जो एज अ इंडिया की पॉलिसी को अफेक्ट करेगी, वो घटनाओं को मैक्रो इकोनॉमिक्स की घटनाएं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर? अच्छा जी, चलिए बात करते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है, नेशनल इनकम चैप्टर, ये सब अपन लोग पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत क्यों हुई, ठीक है, इसका क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। आइए थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। और हम लोग किसको बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कभी कभी किसे कहा जाता है, ठीक है, और उनको क्यों कहा जाता है उसका रीजन समझते हैं, ठीक है। एज वी नो दैट ये जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इस बुक को कभी कभी कोट किया जाता है, हम लोग कीनीजियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। कौन सी इकोनॉमिक्स? कीनीजियन। अच्छा बच्चों, जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना, बड़े मतलब 1-2 साल के बाद, राइट, तब आपको पता चलेगा, जब आप कॉलेज में जाओगे, सपोज आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं, ठीक है, मैं शायद फिर आपको पढ़ाऊं, उस टाइम पे कीनीजियन इकोनॉमिक्स की हम प्रॉपर बुक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वहां पे हम और भी ज्यादा चीजें रिलेट करेंगे। तो मैं वही चीजें थोड़ी ब्रीफ में आपको अभी समझाना चाहता हूं कि होता क्या है कीनीजियन इकोनॉमिक्स में, और ये कीनीजियन इकोनॉमिक्स आई क्यों, ठीक है। बच्चों अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बुक में लाइन टू लाइन नहीं मिले, ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा वे फॉरवर्ड जाने की कोशिश करें, वे अवर्ब जाने की कोशिश करें कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे, ऐसा क्या घटना घटी थी कि हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ने लगी। आइए जरा समझते हैं। बेटा 1929 की बात है, 1929 की, ठीक है। इस टाइम पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। क्या आता है? फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस आता है 1929 में, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ठीक है। कहां पे? भाई यूएसए में आता है। जगह, उस जगह को वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, और ये वॉल स्ट्रीट क्राइसिस के नाम से भी फेमस है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, मैं इसकी एक वीडियो आपको एनिमेटेड भी बना के दूंगा, ठीक है, उससे आप समझेंगे और भी अच्छे से। लेकिन एक बार अपन लोग ऊपर ऊपर से बातों को समझने की कोशिश करते हुआ क्या था इस टाइम पे। अब आप ऐसे सोचोगे कि 1929 तक जो हमारे कीनीजियन भाई साहब थे, ये एक नॉर्मल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, ये एक नॉर्मल इकोनॉमिस्ट थे, इनको कोई पहचानता नहीं था। ये पढ़ाते भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, लेकिन इन्हें कोई पहचानता नहीं था इतना, ठीक है। तो ये क्या थे? ये क्रिटिकल थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के। ही वॉज क्रिटिकल टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्रिटिकल मतलब जब दो धाराएं, दो विचार एक जगह पे समर्थन नहीं मिलता है उसको, मतलब दोनों ऑपोजिट जाते हैं, उसको आप क्रिटिकल कहेंगे, ठीक है। तो कीनीजियन जो थे, किन्स भी बोलते हैं इनको,
किन्स बोलिए आप, ठीक है। कीनीजियन तो इकोनॉमिक्स में हम लोग फ्रेम कर दिए उनका नाम। किन्स जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संवेदना व्यक्त नहीं रखते थे, या आप कह सकते हैं कि उनके दोनों के विचार मिलते नहीं थे, अगेंस्ट, पोल्स अपार्ट। कैसे समझते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, आप सर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन से थे? अरे जो आपने सुना है एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, ये सबको हम लोग जो पहले वाले थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलेंगे। और भी होते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, लेकिन मैं सबका नाम अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो आपके कंटेक्स्ट के लिए नहीं, दैट विल बी कम इन इको ऑनर्स एंड ऑल, राइट। अभी आप बस ऐसे समझिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग थे वो और कीनीजियन की फाइट रहती है। असल में नहीं लड़ाई कर लेते, बस फाइट रहती है, ठीक है। क्यों भाई सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये कोट किसका था भाई? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का था। अगर आपको कभी कोट करना हो तो आप ये कर सकते हैं कोट, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अभी हम समझेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आया। उसके लिए समझने के लिए जरा कीनीजियन की थॉट और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थॉट को समझना पड़ेगा। इन्होंने, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि सप्लाई डिमांड अपने आप ही कर देती है, ठीक है। आप सप्लाई करते जाओ जी, डिमांड तो अपने आप हो जाएगी। जबकि कीनीजियन ज्यादा फोकस जो करते थे वो डिमांड पे करते थे एज कंपेयर टू सप्लाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सप्लाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे, उनके लिए सप्लाई कुछ नहीं होगी, लेकिन वो डिमांड को प्रायोरिटी देते थे। अब देखते हैं इस फाइट में कौन जीतता है, ठीक है। और ऐसा क्या हुआ कि कीनीजियन इतने फेमस हो गए, जिनकी बुक हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें हिंट है कि कीनीजियन ने जो थ्योरी दी होगी वो ज्यादा रिलेटेबल होगी, वो आज भी चल रही होगी, ठीक है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। एक तो ये बात हमने समझी कि क्लासिकल की थॉट्स ऐसी थी और कीनीजियन की थॉट ये थी, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ तो फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़े सारे, देखिए कभी भी कोई क्राइसिस होता है, क्राइसिस मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन इंडिया के अंदर हुआ था तो पैसों की क्राइसिस हुई थी ना, तो उसके कारण ग्रोथ कम होने लग जाए, ठीक है, हुई भी थी बिल्कुल। कोविड में भी एक प्रकार की क्राइसिस आई, राइट। बहुत ही ज्यादा क्राइसिस ऐसी जो मानी जा रही है वर्ल्ड में, वो अब मानी जा रही है जो कोविड के कारण आई है। अभी बहुत सारी कंट्री उभर नहीं पा रही है, हमारा प्यारा इंडिया जो है वो उभर जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर इतना पोटेंशियल है इंडिया के अंदर कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज परेशान है आज, लेकिन हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बड़े सारे पहलू होते हैं बच्चों, इससे हम जब पॉलिसी डिस्कस करेंगे ना तो हम समझेंगे इन सब बातों को कि ऐसा क्या हो गया कि इंडिया उससे जल्दी उभर के आ गया। तो यही सब चीजें हमें समझना है। इतनी प्यारी लगेगी इकोनॉमिक्स कि आप घर पे इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को। आगे से आप जब आपके फादर कभी बैठते हैं ना न्यूज के सामने, तो आपको ऐसा फील होता होगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ पता नहीं, हम तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे बैठ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन पता है आप इकोनॉमिक्स को जब जानेंगे उसके बाद आप भी चाहेंगे तो अपने फादर को हर चीज समझा सकते हैं, ये देखिए ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, पूरे फैक्ट्स के थ्रू। लेकिन उसके लिए पहले आपको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा इकोनॉमिक्स से, ठीक है। ये क्राइसिस हुई, इस क्राइसिस के टाइम पे क्या होता है कि लोगों के अब यहां क्या हुआ, आप ऐसे समझ लो कि स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। अच्छा जी सर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया मतलब स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स की वैल्यू थी ना, जो प्राइस में शेयर मिलता था उसके रेट गिरने लगे, कंपनियां बर्बाद होने लगी। इस टाइम पे क्या होता है कि जो पब्लिक थी उनको ऐसा फील हुआ कि भाई हमारे सब सारे शेयर्स डूबने लगे, ठीक है। अब क्या करें, साथ साथ में बैंकिंग सिस्टम जब शेयर डूब रहा है तो कंपनी बंद हो रही है, ठीक है। अब कंपनी बंद हो रही है तो बैंक्स के पास क्या होगा, घाटा होगा। कैसे घाटा होगा समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन लोग अब लोन लेना भी बंद कर दिए बैंक से। क्यों लोन लेंगे भाई, आप एक बात बताओ, लोन क्यों लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई जब मेरी कंपनी चली नहीं रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, तो मैं लोन लेके और कंपनी को आगे बढ़ाऊं, एम्प्लॉयमेंट दूं, ये तो कोई फायदे का सौदा है नहीं, राइट। और जैसे ही पब्लिक के पास पैसों की क्रंच होती है, फाइनेंशियल क्रंच होती है, वो देखे अरे मेरा शेयर की हालत क्या हुई, ये तो गिर गया शेयर, तो वो बैंक के पास गए कोई पैसे लेने के लिए, ठीक है। और बैंक के पास जब पैसे लेने के लिए जाते हैं
तो पता चलता है बैंक कहता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। बात तो सही है, जब पैसे लेने बैंक के पास जाओगे तो बैंक के पास तो पैसा होता नहीं है। सर कैसे, आइए समझते हैं। आप एक बात बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई ऐसे है कि क्राइसिस आ गई है और बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है। आप भी सोच रहे हो अच्छा बैंक के पास पैसा नहीं है, तो चलो सबसे पहले क्या करोगे आप, चलो मेरे जो पैसे है ना बैंक में, जल्दी से भागते हैं बैंक में और जाके पैसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जब ये शोर मचा कि बैंक के पास पैसे नहीं है, ये शोर किसी ने कर दिया, आप ऐसे समझो। ये एक प्रकार का ना बबल होता है, इसको ना इकोनॉमिक बबल बोलते हैं। बबल एक तरीके का क्रिएट कर देना होता है। बबल मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें रियलिटी से बहुत अलग, राइट। जैसे जरूरी नहीं है कि बैंक के पास पैसा हो या नहीं हो, वो अभी नहीं पता, लेकिन बबल बाहर क्रिएट हो गया कि बैंक के पास तो पैसा नहीं है। उसके बाद क्या होगा आप जरा सोचें। सबसे पहले सारी पब्लिक उठेगी, भागेगी 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 और बैंक में चल गई और बैंक में जाके बोलने लगी भैया मेरे पैसे दे दो। बैंक बोलता है ओ माय गॉड मेरे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। तो पब्लिक ने बोला ये तो सच बोल रहे थे, इनके पास तो पैसा है ही नहीं, ये तो गलत बात हो गई। देखो कैसे भाई, बैंक में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये बैंक है, ठीक है, इनके पास ना बड़ी सारी करेंसी है, करेंसी करेंसी करेंसी, ये सब करेंसीज है, पता है आपको। ऐसे मान लो करेंसी है, क्या जाता है हमारा। तो क्या होता है कि पब्लिक जो है वो पैसा डिपॉजिट करती है, जैसे मैं आप पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक क्या करता है, यही पैसे लोन के तौर पे लोगों को या बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट के लिए दे देता है। गवर्नमेंट भी लेती है लोन, लेती है, आपको तो पता ही होगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, हमने जो पैसे डिपॉजिट किए वो बैंक के पास होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो लोन पे गए हुए हैं, वो तो कुछ पैसे ही रख पाते हैं अपने पास। और हम लोग क्या कह रहे हैं, अब सॉरी की सॉरी पब्लिक गई बैंक के पास, लाओ 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 हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, जल्दी से पैसे दो। बैंक कह रहा है कि भाई मैंने तो लोन पे दे रखा है, उनसे इतनी जल्दी थोड़ी नहीं मांग सकता हूं, मैंने तो उनको 1 साल के लिए लोन पे दे दिया। ये तो मुसीबत हो गई, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, पब्लिक के अंदर एक प्रकार का आक्रोश जग गया, ठीक है। अब पब्लिक बोलेगी भाई मेरा तो पैसा सेफ ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पब्लिक के पास खुद थोड़ा बहुत पैसा रखा था घर पे और जो मेरे बैंक का पैसा था जो मुझे नहीं मिल रहा है, हम खर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो मेरे पास पैसे रखे हैं ना वो भी मैं खर्च नहीं करूंगा। क्यों, मुझे डर लगने लगा, मुझे डर ये लगने लगा कि मेरे पैसे तो ना डूब जाए, ठीक है। उस डर के कारण मैं डिमांड नहीं करूंगा, उसके कारण जो डिमांड है वो डेफिसिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेफिसिट। डेफिसिट डिमांड समझते हैं, डेफिसिट डिमांड मतलब ये होता है कि डिमांड में कमी आ जाना, ठीक है। अब बेचारे बिजनेसमैन लोग लोन भी ले रखे थे, ये बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि जब आप डिमांड ही नहीं करोगे तो बिजनेसमैन सप्लाई क्यों करेंगे, सप्लाई क्यों करेंगे। इन्होंने सप्लाई बंद कर दी, क्यों, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि लोगों के पास पैसे नहीं है, ये लोग आने वाले टाइम पे डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई आने वाले टाइम पे करके कोई फायदा नहीं है। जब सप्लाई नहीं होगी तो वो लोग जिनको रोजगार दे रहे थे और एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे वो क्यों देंगे, वो क्या करेंगे, अपने लेबर को फायर कर देंगे, हायर नहीं फायर कर देंगे। बोले भैया टाटा बाय बाय, जाओ आप भी, ठीक है, क्योंकि हमारा तो काम चल नहीं रहा है। अभी कोविड में ऐसा हुआ था ना, बहुत सारी सिचुएशन। अच्छा जी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अब सोचो बिजनेसमैन ने सप्लाई बंद कर दी, कितने सारे इफेक्ट्स आए। एक तो आउटपुट कम होने लगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने लगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण इनकम कम हो गई, सिचुएशन बद से बदतर होती गई, ठीक है। और एक बहुत ही भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और आता गया आता गया आता गया, एक साइकिल जैसी बन गई, एक स्पाइडर जैसा बन गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आना, और जो वॉल स्ट्रीट में आया था जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, ठीक है। अब इस क्राइसिस से हमने क्या सीखा, या किन्स ने क्या सीखा। किन्स ने यहां बैठे बैठे ये बोला क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, हो गए तुम्हारे मजे, देख लिया तुमने, तुम तो कह रहे थे करो सप्लाई करो सप्लाई, ये देखो सप्लाई तो बंद करने में लगे हुए, ठीक है। तो बोले भाई लॉस कहां से हुआ है, यहां से हुआ है, भाई डिमांड से हुआ है लॉस। तो अब जब डिमांड पब्लिक करेगी नहीं तो फिर सप्लाई करके करोगे क्या। इसका मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और उनका जो स्टेटमेंट था, कौन सा स्टेटमेंट था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है।
ये तो वेरीफाई ही नहीं किया, ये तो गलत साबित हो चुका है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, राइट? क्या मैं गलत बोल रहा हूं इस बात को? सप्लाई अपनी डिमांड तो क्रिएट कर नहीं रही है। आप कर लो सप्लाई, आप करोगे ही नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना, एक तरीके से डिमांड क्रिएट सप्लाई। यहां पे दो विचारधाराओं में विरोध आया, ठीक है, और ये विचारधारा ज्यादा आप कह सकते हैं डोमिनेट करी, क्योंकि ये विचारधारा ज्यादा लॉजिकल थी आज की सिचुएशन को लेके, ठीक है। डिमांड सप्लाई को क्रिएट करती है, नॉट सप्लाई डिमांड को क्रिएट करती है, ठीक है। डिमांड करोगे तब लोग सप्लाई करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से आप प्यारे बच्चे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं पढ़ाऊं आपको, ठीक है, तब मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देता हूं मैं, ठीक है। जब मुझे समझ में आएगा कि आप तो बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड है मेरे से, तो मैं इन फ्यूचर आपको कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आगे चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको डिमांड तो करनी पड़ेगी। क्या मैं ऐसे ही सप्लाई कर दूं, बैठे बैठे बस सप्लाई करते जाओ, पढ़ाता जाओ, अकेले पढ़ा लूं? हाँ, फिर तो मैं अपने टाइम का भी लॉस कर लूंगा, है, रिसोर्स का भी लॉस कर लूंगा, इतना इंफ्रा का भी लॉस कर लूंगा। सही बात है, लॉजिकल है एकदम। तो किन्स ने लॉजिकल बात बोली थी, ये इस बात को रिफ्यूट करके एक प्रकार से, ठीक है। यहां से किनीजियन ने एक बुक लिखी 1929 से लेकर 1936 की घटना के ऊपर एक बुक लिखी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये बुक लिख दी किन्स ने, और इस बुक के अंदर बच्चों ये जो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यहीं से शुरुआत होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस्ड मोर ऑन डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस बात को हमको समझना है। चलिए, हमको यहां तक ये समझ में आया कि हम ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि किन्स ने इसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंस बताई कि भाई डिमांड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, ठीक है। हमने देखा किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट नहीं, जब आप एक तरीके से कह दीजिए कि आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और डिमांड और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन भी दिखता है हमें, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि इस बुक को पढ़ना है, ठीक है, और आने वाले जो कंटेक्स्ट है इकोनॉमिक का वो यहीं से चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एडवांस पार्ट भी पढ़ते हैं, बड़े सारे मॉडल्स आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं कॉलेज के टाइम पे। मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग आगे इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करें और आप एंजॉय करें, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको रटने की जरूरत नहीं होती है, जिसको समझने की जरूरत होती है, और हमारी कंट्री में इकोनॉमिक्स के जानकार लोगों की डिमांड है और वर्ल्ड भी डिमांड करता है, ठीक है। चलिए, यहां तक हमने सारी प्लानिंग कर ली, सारी प्लानिंग समझ ली हमने कि भैया ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है, ठीक है। अब छोटे छोटे कंसेप्ट के थ्रू हम लोग ब्रेक करेंगे इकोनॉमिक्स को, जिससे आने वाले टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स आसान होने लगे, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, अभी हमने एक बात करी थी डिमांड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं डिमांड के बारे में। डिमांड इज इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, ठीक है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, हम लोगों को 12th में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। जब हम पहले आज से 6-7 साल पहले की बात है, जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था, इकोनॉमिक्स पढ़ता था, तब थोड़ी बहुत थ्योरी थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, उसके बाद धीरे धीरे वो हट गई, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको कराऊंगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थोड़ी थोड़ी थ्योरीज, जिससे आपके सीयूईटी एग्जाम में फायदा हो, आप समझ पाए कंटेक्स्ट को, ठीक है बच्चों। चलिए, अभी थोड़ा सा हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स को समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। देखिए, हम लोग अभी 1-2 क्लासेस में मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और डिटेल में, जिससे जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होगे तो उससे क्या होगा कि आप मेरी हर बातों को कोट करोगे, आप यूज करोगे वहां पे, हाँ सर ने तो ऐसा समझाया था, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, सीधे चैप्टर उठाएंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। जरा कनेक्ट करके देखते हैं अभी। अच्छा, ये डेफिसिट डिमांड एक टर्म यूज किया था मैंने, ठीक है। जरा डिमांड पे चर्चा करते हैं अभी हम लोग, ओके। बेटा, 2 प्रकार की डिमांड होती है,
एक हो गई एक्सिस डिमांड, राइट, और एक हो गई डेफिसिट डिमांड। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में क्या फर्क है, ठीक है, और इससे इकोनॉमी में क्या क्या इंपैक्ट्स आएंगे, ठीक है। हालांकि एक्सिस डिमांड का एक क्वेश्चन भी है आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी जो मैं करा रहा हूं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए करवा रहा हूं, ठीक है। एक्सिस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे डिमांड जो है वो सप्लाई से एक्सीड कर जाती है या ज्यादा हो जाती है। एक्सेस डिमांड ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड सप्लाई से एक्सीड कर जाती है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ओके। और डेफिसिट डिमांड ऐसी सिचुएशन है जब डिमांड सप्लाई से कम हो जाती है, ठीक है। अब जरा हम कंफ्यूज हैं कि कौन सी सिचुएशन अच्छी है, कौन सी सिचुएशन बुरी है, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप बताइए, ठीक है। कौन सी सिचुएशन आपको ज्यादा अच्छी लगती है, जरा समझते हैं इसको, ठीक है, फिर आप बताइएगा कौन सी सिचुएशन अच्छी है, ठीक है। मैं कुछ कंडीशंस रखता हूं आपके सामने। बच्चों, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब एक बात सोचो, आपके घर के पास एक सब्जी वाला है, ठीक है, एक सब्जी वाला है, और क्या है कि उस आसपास के एरिया में, कॉलोनी में ना कोई सब्जी वाला नहीं, सिर्फ एक वही है, ठीक है। और सोचो कोविड भी आ गया, तो आप क्या करोगे, भैया सब्जी दे दो, भैया सब्जी दे दो, हमको जाना है, ठीक है। सारे के सारे लोग आएंगे, बोलेंगे सब्जी दे दो, सब्जी दे दो, सब्जी दे दो। वो बंदा तो खुश हो गया, वो बंदा बड़ा खुश हो गया, पता है तुम्हें, वो इतना खुश हो गया, बोले अच्छी बात है, इतने लोग हैं, बोले इतने सारे लोग हैं, बोले देखो कितने आलू चाहिए, वो बोल रहा है भाई मुझे 1 kg चाहिए, मुझे 1 kg चाहिए, मेरे पास तो भाई है ही नहीं आलू, 5 kg आलू रखे हुए हैं। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसे ही आलू दे दूंगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसका मतलब जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, तो जो बार्गेनिंग का पावर है, बार्गेनिंग का पावर है, बार्गेनिंग का पावर है, कम्स अंडर, आ जाता है किसके अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर। जो सेलर होते हैं, प्रोड्यूसर ऑब्लिक आप सेलर भी कह सकते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है ना, उनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाता है, उनके पास ज्यादा पावर आ जाता है। तो उस बार्गेनिंग पावर से वो लोग क्या करते हैं, फिर उस बार्गेनिंग पावर से वो लोग धमाल मचा देते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई जो पैसा ज्यादा देगा उसको मैं सामान दे दूंगा, ठीक है। इसमें लॉस किसका हुआ देखा जाए तो कंज्यूमर का लॉस हुआ। एक्सेस डिमांड में हमने जो देखा, जरा डेफिसिट डिमांड की बात करते हैं, करें बात डेफिसिट डिमांड की। चलिए जी, डेफिसिट डिमांड की बात करते हैं कि भाई सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अच्छा, बहुत सारे मार्केट देखे, अच्छा कोई दिल्ली आया है, दिल्ली, अच्छा कोई दिल्ली का होगा भी क्या, यहाँ पे एसएन मार्केट देखा है, सरोजनी नगर का मार्केट देखा होगा, लाजपत नगर का मार्केट देखा होगा। कभी कभी अपन लोग सीपी में जनपद की एरिया में जाते हैं, पर्टिकुलरली है ना, रजौरी में मार्केट है जहां पे बड़े सारे सेलर्स हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आ जाओ ये सामान 200 रुपए, ये सामान 200 रुपए, है ना, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या करने की कोशिश करते हैं, और हम क्या कहते हैं बगल वाले भैया को, अरे वो तो 150 में दे रहा है भैया, देख लो आप। तो बोलता है अच्छा 150 में दे रहा है, अच्छा लो 150 में ले लो। और वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो 120 में दूंगा। इसमें फायदा किसको हुआ, कंज्यूमर को हुआ। तो जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर किसके अंडर में होती है, बार्गेनिंग पावर कम्स अंडर, कम्स अंडर, कम्स अंडर कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर को बेनिफिट होने लग जाता है। लेकिन हमने ये देखा कि एक्सेस डिमांड में बार्गेनिंग पावर प्रोड्यूसर के हाथ में हो जाती है, उसमें कंज्यूमर के हाथ में हो जाती है, ठीक है। तो क्या अब हम लोग जबरदस्ती इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड करने लग जाए, ठीक है, नहीं, ऐसा हो नहीं पाता है। क्या रियल फिनोमिना है ये, क्या ये हो पाता है? हमेशा इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड होती है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, ये हमेशा ही होता है, ठीक है। उसके कारण जो बार्गेनिंग पावर है वो प्रोड्यूसर के हाथ में चल जाता है, और गुड्स का जो होता है वो प्राइस बढ़ने लग जाता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ कॉमोडिटी या प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है।
गुड्स का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज करता है इस कंडीशन पे, ठीक है। लेकिन इसमें आप कह सकते हैं प्राइस ऑफ गुड्स या तो फॉल करता है या आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टेबल भी रहता है। यहां पे स्टेबल भी एक अच्छा टर्म है, पता है। इकोनॉमी में अगर कोई प्राइस स्टेबल हो गया मतलब सेम रह गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऑल राइट, ये फिगर आपको क्लियर है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब और चर्चा करते हैं इसकी। क्या बस यही दो सिचुएशन होती है? कुछ अच्छाई है एक्सेस डिमांड के अंदर? कुछ भी अच्छाई नहीं है, इतना बुरा एक्सेस डिमांड। हाँ, एक्सेस डिमांड इतना बुरा है? नहीं, इसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी है, ठीक है। डेफिसिट डिमांड से तो ज्यादा बेटर है। ओके, आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो प्रोड्यूसर के हाथ में बार्गेनिंग पावर दे दिया, प्राइस हमारा बढ़ा दिया, सब कुछ करके रख दिया आपने ऐसी की तैसी हमारी, उसके बाद कह रहे नहीं नहीं एक्सेस डिमांड तो अच्छा है। जरा समझते हैं एक सर्कुलर डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये सर्कुलर डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आइए जरा समझते हैं कैसे एक्सेस डिमांड फायदा करती है। बच्चों आप समझो एक मिनट के लिए, जब एक्सेस डिमांड होती है, जब डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है, इसके कारण प्रोड्यूसर जो होता है उससे सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। क्या हम कह सकते हैं सप्लाई भी इंक्रीज होती है? क्यों जी? क्योंकि जब आप डिमांड ज्यादा करोगे तो हम सप्लाई भी ज्यादा करेंगे। वी विल ट्राई टू अर्न प्रॉफिट, राइट। इफ यू विल बाय मोर एंड मोर माय क्लासेस, राइट, एंड यू विल से कि नहीं नहीं सर हमें तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, अब मेरा फ्रेंड भी लेगा, मेरे फ्रेंड भी लेंगे, तो एज अ रिजल्ट व्हाट आई विल ट्राई, वी विल ट्राई कि हम प्राइस को थोड़ा सा हाइक करें। यूजुअली ऐसा होता है, मार्केट का फिनोमिना बोल रहा हूं, आप एग्जैक्ट हम पे मत लेके जाइएगा, लेकिन मार्केट में तो ऐसा ही होता है कि अगर आप बार बार एक्सेस डिमांड करोगे तो सप्लायर को सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। और भाई जब सप्लाई इंक्रीज होगा तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट का इंक्रीज होना, आउटपुट इंक्रीज होगा बच्चों, आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट जब इंक्रीज होता है तो आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेबर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है मेरे लिए, है ना। भाई मैं कैसे प्रोड्यूस करूं बताओ ना। मुझे स्टील प्रोड्यूस करना है सपोज, और मेरे को सडनली ना स्टील की बहुत ज्यादा डिमांड आ गई। अब मैं क्या करूं भाई, मुझे तो लेबर चाहिए, तो लेबर की डिमांड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट, मैं इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट देने लगूंगा, और एम्प्लॉयमेंट तो अच्छा फिनोमिना है। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम में भी इजाफा होगा, इनकम भी इंक्रीज होगी। अब सोचिए आप लोगों की जब इनकम इंक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट इनकम इंक्रीज होने से अल्टीमेटली फिर से पब्लिक डिमांड ज्यादा करने लगेगी, क्योंकि हमारे पास जब ज्यादा पैसे होते हैं तो हम लग्जरी कंजम्पशन भी एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं, राइट। भले ही हमें जरूरत ना हो लेकिन हमारे पास पैसे बड़े सारे हैं, लिक्विड कैश हमारे पास रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे और भी ज्यादा डिमांड करेंगे, तो फिर एक्सेस डिमांड होगी और एक्सेस डिमांड होगी और ये फिनोमिना चलता रहेगा। तो मैंने जो आपको कहा था कि एक स्पाइडर जैसा चलेगा, एक वेब जैसा चलेगा, एक बार चीजें सिचुएशन स्टार्ट होती है ना फिर वो खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो हमने ये बात समझा कि ऑल्दो एक्सेस डिमांड पुश आवर प्राइसेस, राइट, बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। नहीं तो प्राइस बढ़ता तो गवर्नमेंट तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर लेती, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल कर ले लेकिन वो नहीं करती है एक लिमिट से ज्यादा, ठीक है। अब इससे ही एक्सेस डिमांड को हम आने वाली फॉर एग्जांपल क्लास में इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, महंगाई के साथ, ठीक है। और हम समझेंगे क्या इन्फ्लेशन एक रियल फिनोमिना है, क्या इन्फ्लेशन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, क्या इन्फ्लेशन को डिनाई कर देना चाहिए या इन्फ्लेशन को हटा देना चाहिए, ठीक है। इससे हम समझेंगे। तब तक के लिए आप टॉपिक को रिवाइज करिए जिससे आपको इन्फ्लेशन और बेहतर समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।